नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार राजभवन के द्वारा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर नियमावली तैयार कर लिया गया है। हरी झंडी मिल चुका है और बहुत जल्द बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का रास्ता जो है, प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। हमारे साथ हैं शशि शरण सर और लंबे समय से हम लोग इस मुद्दे पर बात करते आए हैं और फाइनल जो नियमावली आया है उसमें क्या क्या प्रावधान है, कुछ विरोध भी हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सर, नियमावली को लेकर आपका प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, नियमावली को लेकर के बहुत क्लैरिटी के साथ है कि नियमावली में कोई दिक्कत नहीं है। नियमावली के अंदर में जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, यानी परीक्षा को लेकर के जो 175 नंबर की परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के कराई जा रही है, इस परीक्षा के अंदर में जो बदलाव किए गए हैं, एपीआई सिस्टम को हटाकर जो लिखित परीक्षा का प्रारूप तैयार किया गया है, उसके बाद डेमो टीचिंग और इंटरेक्शन की जो बात कही जा रही है और उसमें भी रिकॉर्डिंग को उसमें शामिल कर लिया गया है, तो छात्रों की मांगों को लगभग तरीके से शामिल कर लिया गया। इस पूरी पारदर्शी प्रक्रिया का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, इसमें दो चीज़ देख रहे हैं, एक संविदा और एक रेगुलर बहाली। तो संविदा क्यों है और फिर से रेगुलर बहाली भी है, तो सर ये दोनों में अंतर भी है, दोनों के भर्ती में, और संविदा क्यों किया जा रहा है? देखिए, दोनों भर्ती प्रक्रियाएं अलग अलग चीजों पर निर्भर कर रही हैं। दोनों की अहर्ताएं सेम है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दोनों का सेम है, लेकिन जो प्रक्रिया दोनों में अंदर में अपनाई जा रही है, एक जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के जो 211 डिग्री कॉलेजेस बिहार के अंदर में खोले जा रहे हैं, उनके अधीन जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं वो एपीआई स्कोर सिस्टम, जो पुरानी चली हुई पद्धति आ रही है, उसी एपीआई स्कोर सिस्टम को अपनाया जा रहा है। लेकिन जो परमानेंट बहाली की बात की जा रही है, जिसके अंदर में बिहार के विश्वविद्यालयों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की जानी है, उनके अंदर में जो नया सिस्टम एम्बेड किया गया है, यानी 175 नंबर का जो है रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जिसमें 1 नंबर के सवाल होंगे, 2 नंबर के सवाल होंगे, 3 नंबर के, 8 नंबर के, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के एक तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उसमें एपीआई स्कोर सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, और जो परमानेंट बहाली है उसमें जो है रिटन एग्जाम्स की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। साथ में 25 नंबर का इंटरव्यू और इंटरेक्शन है और डेमो क्लासेस है। सर, एक 2018 में 18 जुलाई 2018 को भारत सरकार के गजट में जो है भर्तियों को लेकर जो है यूजीसी में भर्ती को लेकर एक गाइडलाइन दिया गया था और बहुत सारे छात्रों का कहना है वो इसी आधार पर इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर उसको? देखिए, गैजेटेड में कई बार संशोधन किए जा रहे हैं और जो संशोधन उसके बाद भी हुए हैं, जो टेबल 3A को लेकर के विवाद रहता है कि बिहार के विश्वविद्यालयों के अंदर में नियुक्ति प्रक्रिया जो है एपीआई स्कोर जो बनी हुई प्रक्रिया है उसके तहत की जानी चाहिए। लेकिन इस बात को समझिए कि जो इसके एक्चुअल मूल बातें हैं, जब बिहार के विद्यालयों में प्रोफेसर्स की आप संख्या को देखें, उनके निवास स्थान को देखेंगे, तो आप विशेष उसमें चीजों को पाएंगे। कई बार आप ये देखेंगे कि विभिन्न अलग अलग भारत का, ठीक है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर किसी व्यक्ति को कहीं भी नौकरी करनी है, लेकिन बिहार का प्रतिनिधित्व जो एकदम मूल बात है, उस पर गालियां भी मिल सकती हैं, अप्रेजल भी मिल सकता है। बिहार के विश्वविद्यालयों में बिहार के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व बहुत कमजोर है। सर, बिहारी छात्र हमेशा एपीआई का विरोध करते रहे हैं। नहीं, एपीआई का विरोध होना चाहिए, क्लियरली मैं कह रहा हूं एपीआई का विरोध होना चाहिए। क्या दिक्कत है भाई? मुझे एक बात बताइए कि क्यों आप सबसे अच्छे पद पर बैठेंगे, आप भारत के ब्रेन को एक डायरेक्शन देंगे, उनके दिमाग को, उनके सोच को बदलेंगे, और आप कह रहे हैं कि हमारी कोई रिटन परीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? एक मामूली सा शिक्षक बनने के लिए परीक्षाएं होती हैं, आईएएस अफसर के लिए परीक्षाएं होती है, पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर वो व्यक्ति जो एक काबिलियत रखता है, जिसने नेट जेआरएफ पास किया है, जो पीएचडी होल्डर है, उसको परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है ये बताइए? एकदम 1000% परीक्षा होनी चाहिए और 175 अंकों की परीक्षा होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें अगर स्क्रीनिंग कर रहा है तो इसको भी 2 फेज कर लीजिए। 2 फेज कर लीजिए। क्यों? बिहार के विश्वविद्यालयों का हाल देखिए, हम आज बर्बादी के कगार पर क्यों खड़े हैं? आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्यों धूमिल है? 2 बड़े परिवर्तन, एक प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया का परिवर्तन और दूसरा बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में 85% मिनिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज टीचर होना चाहिए। बिहार के हर बंद हो जाएंगे, यही ना होगा, कोचिंग संस्थानों पर असर पड़ेगा। आपका अगला सवाल यही होगा कि बच्चे नहीं आएंगे, मत आए, हमारी कुर्बान। लेकिन बिहार के बच्चों को खोखला बना दिया यहां के विश्वविद्यालयों ने। कोर्ट में घसीटने की बातें हो रही है। अरे घसीटने दीजिए, ऐसा केस लड़ा जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब बिहार और अगले 25-30 सालों तक खोखला ही बना रहे। बिहार के एजुकेशन क्यों, बिहार आप चले जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से, क्यों इतने सारे सिविल सर्विसेज के या अच्छे पदों पर रोज पढ़ाई होती है और बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है उनका सिलेक्शन, लेकिन पढ़ाई क्यों ना हो? मुझे बता दीजिए, रिकॉर्ड पे दिखा दीजिए अटेंडेंस, बिहार के किस विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 85% मिनिमम अटेंडेंस इन यूनिवर्सिटीज अक्रॉस बिहार। 75 नहीं है। 75 क्यों भाई? 85% आने चाहिए विद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर में।
इसलिए आने चाहिए लोग ताकि वो पढ़ पाए। अगर कोई बच्चा 3 साल इंटर के बाद किसी भी बिहार के विश्वविद्यालय से जाकर के इतिहास विषय के अंदर में हिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट करता है, वो अपने 3 साल में रोज अपने माननीय प्रोफेसर से, असिस्टेंट प्रोफेसर से वो जो है रोज इतिहास पढ़ता है, प्राचीन, मध्यकालीन, भारत, विश्व, सब कुछ पढ़ता है, तो क्या उसके 3 साल के बाद जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम जैसे या किसी भी शिक्षक की जरूरत पड़ेगी क्या? उसको आंसर राइटिंग का गुण सिखाना पड़ेगा क्या? खोखला कर दिया इस विश्वविद्यालय शिक्षा ने बिहार को। उसमें चाहे भूमिका जिसकी रही हो, छात्रों की भूमिका रही हो, वो जाना नहीं चाहते, वो अलग बात है। इसलिए 85% अटेंडेंस नंबर 1 और एपीआई सिस्टम एकदम नहीं। जो नई नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये बिल्कुल ठोस है, बिल्कुल पारदर्शी है, आज के जमाने के अनुरूप है। दूसरे देश एआई और जमाने से, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है, हम आज भी वही प्रक्रिया करेंगे, अपनाएंगे। और तीसरे एक और संशोधन सुन लीजिए साथ में, अगर आप चाहेंगे तो। बिहार के विश्वविद्यालय के हर क्लासरूम में एक कैमरा लगा हो, सामने बोर्ड के ठीक सामने, डिजिटल बोर्ड तो सब जगह है, कैमरा लगा हो, और प्रोफेसर, माननीय प्रोफेसर साहब जब पढ़ाए हमारे, तो उनकी हर क्लास की रिकॉर्डिंग सरकार के पास उपलब्ध हो। आप बताइए मुझे आदेश जी, अगर ये सरकार प्रक्रिया में बदलाव कर देती है, नए प्रोफेसर आएंगे, नए लोग पढ़ाएंगे और उनके पढ़ाई का अप्रेजल होगा, आप मुझे बताइए, तो 85% जब वहां कैमरा टंग जाएगा सामने में और रोज जब उनको पढ़ाना पड़ेगा तो बच्चे रोज आएंगे, और बच्चे जब रोज पढ़ेंगे तो क्या बिहार का गौरव वापस नहीं आएगा? बिहार के विश्वविद्यालयों में जान नहीं आएगी? आएगी। यहीं के बच्चे जाके जेएनयू में भीड़ लगाए हैं, यहीं के बच्चे जाके अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? वहां क्या मजबूरियां हैं? क्यों आज बिहार के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेडी श्री राम में अपना नाम लिखाने के लिए तत्पर रहे हैं? बिहार के गार्जियन परेशान हैं। क्यों जेएनयू के लिए इतनी लंबी लाइन लगती है? क्यों बीएचयू के अंदर में लाइन लगती है? क्यों नहीं कल को पटना विश्वविद्यालय में लाइन लगे एडमिशन के लिए? क्यों नहीं ललित नारायण मिथिला में कल भीड़ लगे एडमिशन के लिए? यह संभव है। और सुन लीजिए, दवाई हमेशा कड़वी ही होती है, थोड़ा कड़ाई जरूरी है। हम धन्यवाद देते हैं के पाठक सर जब थे, उन्होंने विश्व कॉलेज के अंदर में जब अटेंडेंस को मैंडेटरी किया था, तो क्या पटना के कोचिंग, अरे होगा हमारा, छोड़ो यार, कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप सोचना बंद कर दीजिए। आप बिहार के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए एपीआई सिस्टम का विरोध एक होना चाहिए था, वही हुआ, सरकार ने परिवर्तन किया, ये स्वागत योग्य कदम है, कोई दिक्कत और कोई खामी इस प्रक्रिया में नहीं है। एग्जाम कब तक हो जाएगा सर? देखिए, अब सवाल इसमें 2 है, बहुत टेक्निकल चीजें हैं। जब एग्जाम सरकार को बहुत जल्दी कराने का मन होता तो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली बात नहीं करता जी। अगर एग्जाम सरकार को समय से जल्दी कराने की जल्दी होती तो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली 2-4-6 महीना के लिए नहीं होती। अभी देखिए, फिर विरोधाभास उत्पन्न करेगा। सर देखिए सर, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होती है तो आप देखते हैं बिहार में कॉन्ट्रैक्ट का कहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाद में वो सरकार के लिए नहीं, तो मुझे लग रहा है कि सरकार इन चीजों को, जिसका मुंह जल जाता है वो छाछ भी फूक फूक के बाद में कहेंगे कि हमें वेटेज दिया तो जाए। मुझे लगता है कि इस बार जो कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली का जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें ये सारी चीजें बहुत क्लियरली मेंशन होंगी, क्योंकि सरकार भी इस बात को समझती है कि भाई इस पर कोई भी परमानेंट नौकरी का दावा नहीं कर सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज का दावा नहीं कर सकता है। हमें जरूरत है, हमने आपको घर जाके नहीं बुलाया, हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टेम्पोररी सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बहाली पर आप जो है इसके लिए एप्लीकेशन भरें, आप अपनी चुनावी प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं, आप विश्वविद्यालय के अंदर में शिक्षक बनेंगे, फिर असिस्टेंट वैकेंसी, प्रोफेसर का वैकेंसी निकल रहा है, आप फिर से आप फॉर्म भर दीजिएगा, एग्जाम दे लीजिएगा 175 नंबर का, आपकी मेरिट का उस एग्जाम में सम्मान होगा, और सम्मान होने के बाद आप परमानेंट रूप से प्रोफेसर बन जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर। सर आप ही एक वैसे शिक्षक हैं जो कि लंबे समय से इस एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं सर, जो आया है ड्राफ्ट जो सब्जेक्टिव के लिए, क्या कहेंगे आप? बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसमें 2-3 चीजें आप समझिए। लिखित परीक्षा जब भी होती है तो क्रिटिकल थॉट प्रोसेस चेक होता है, लोगों के लिखने का तरीका चेक होता है, शब्दावली पर पकड़ चेक होती है, अशुद्धियां चेक होती हैं, थॉट प्रोसेस 360 डिग्री डायमेंशनल अप्रोच चेक होता है, अलग अलग वर्ड लिमिट जो किया जाता है कि जैसे भी आपने देखा होगा वर्ड लिमिट कर दिया गया है, 1 नंबर के सवाल है, 3 नंबर के हैं, 5 नंबर कैसे, ये वर्ड लिमिट में आपको देखा जाता है कि कितने कम से कम शब्दों में आप कितना अच्छा लिख पा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बातें वो लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा। सर एक और चीज है सर, अभी जब जैसे ये पास हुआ है, बहुत सारे टीचर एकाएक से उभर जाएंगे, अब आपको भी पता है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे और एग्जाम से अलग होंगे, मैं आपको बताता हूं, ये छात्रों को जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि 2-3 चीजें हैं, 2-3 चीजें इसके लिए बहुत क्रिटिकली समझ लीजिए कि सिलेबस इसका जो है नेट जेआरएफ का सिलेबस है। हाँ, यही मेरा सिलेबस जो इसका नेट जेआरएफ का सिलेबस है, हमारे यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो नेट जेआरएफ की अलग टीम है, वो पढ़ाती है, और इसके सिलेबस में 2-3 चीजें आपको समझनी होगी कि सिलेबस नेट जेआरएफ का सिलेबस है, शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत में सबसे आसान तरीका है, आपको याद होगा कि यूपीएससी के अंदर में जो ऑप्शनल का पेपर होता है या बीपीएससी के अंदर में जो ऑप्शनल का पेपर होता है, उस ऑप्शनल के अंदर में जो 10 नंबर वाले या छोटे शब्द में सवाल जो लिखने वाले आते हैं, 200 शब्द शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको टॉपिक वाइज करनी होगी। लेकिन उसमें दिक्कत है, दिक्कत यह है कि
उसका सिलेबस उतना वाइड नहीं है, उतना डीप नहीं है। लेकिन प्राइमरी स्टेज में जब शुरुआत आपको करनी है तो यूपीएससी और बीपीएससी के ऑप्शनल पेपर, मेंस वाले नहीं, ऑप्शनल पेपर के क्वेश्चन को अपने सब्जेक्ट वाले पिक कर लें और उनको आप लिखना शुरू करें। उसके अलावा ये पहले 2013 के पहले आपको अगर ध्यान हो, शायद यूजीसी नेट का जो है सब्जेक्टिव होता था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप निकालें, उसको निकाल के उसमें सॉल्यूशन बनाएं और सॉल्यूशन बना करके उनको देखें और उनको एनालाइज करें। और इसके लिए ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तरीके से, हमारी बुक्स भी आ रही हैं बाजार के अंदर में जो आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत सारी क्लासेस भी हम लोग रन करेंगे जो फ्री में यूट्यूब पर भी होंगी। और जिन बच्चों को लगेगी नहीं सर हमें पेड बैचेस की आवश्यकता है, वो पेड बैचेस में पढ़ेंगे। लेकिन मूलतः बात यह है कि ये गंभीर सवाल होगा, गंभीर विचार रखने होंगे आपको, शब्दावली ठीक रखनी होगी, शब्द की अशुद्धियां ठीक रखनी होंगी, कॉन्सेप्चुअल क्या डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है। जैसे कई बार होता है कि प्रश्न पूछा कुछ और जा रहा है, कीवर्ड्स एक पकड़ के लोग लिखने लगते हैं, तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना होगा, उसके अनुरूप उत्तर लिखना होगा, और तभी ये भर्ती हो। देखिए एप्लीकेशन बहुत आएंगे। हाँ, वही अगला प्रश्न था कि पूरे ऑल इंडिया से आएगा एप्लीकेशन जो भी, क्योंकि लेकिन मेरा एक कॉल है, इससे पहले बेट की परीक्षा आयोजित करानी होगी या एसएलईटी की स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा सरकार को आयोजित करानी चाहिए। उसके दो बड़े कारण हैं। जब अंतिम बार परीक्षा अप्लाई की गई थी, हुआ था, तो उस समय से लेकर के अगर उस समय बच्चा एमए किया हुआ बच्चा अगर 21 साल का भी रहा होगा तो उसका एज लैप्स। लेकिन सर इसमें तर्क दिया जाता है कि जब साल में 2 बार यूजीसी नेट एग्जाम होता है तो बेट की क्या जरूरत है? वाह रे वाह, गजब बात है। साल में 2 बार होता है। आप देखिए कि यूजीसी नेट को लेकर के बिहार में विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, यूजीसी नेट को लेकर विद्यार्थी गंभीर रहते हैं। लेकिन क्या जो विद्यार्थी थोड़े थोड़े अंकों से चूक गए हैं, जो नए बच्चे अभी निकले हैं, क्या उनको बेट की एग्जाम नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको नहीं मिलना चाहिए बेट? और आप भी देखिए, एक बात समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन में समझिए, मैं जो आपको एक्चुअल बात बताता हूँ। बच्चे इसलिए बेट की मांग करते हैं क्योंकि बेट के प्रश्नों का स्तर नेट जेआरएफ से कम होता है, एकदम ठेठ बात है। तो बच्चे ये चाहते हैं कि कम से कम ठीक है हम एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर जाते हैं, हमें एग्जाम लिखने का मौका तो दीजिए। तो ये बड़ी मांग होती है बेट की, इसलिए छात्र बेट की मांग करते हैं। और मुझे लगता है कि इसके पहले भी बेट कराया गया है, झारखंड में भी जेटेट हुआ है, उसके अलावा आप पकड़ लीजिए अभी हरियाणा के अंदर में एचटेट हुआ है। तो ऐसे विभिन्न राज्य जब अपने छात्रों को, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जब उनको वरीयता देने के प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि हमारे कम से कम राज्य में, ठीक है चयन तो उन्हीं का होगा जिनके पास टैलेंट है, लेकिन कम से कम एलिजिबिलिटी में हम इनको ले आए ताकि ये अपने आप से फाइट करें और बिहार के अंदर में अपनी। सर एग्जाम 2026 में हो गया या 27 में? सर क्या लगता है? मेरा ये मानना है कि बेट की परीक्षा अगर करानी है तो ये लोग 26 के अंत तक करा लें, 27 से पहले अगर नहीं कराएंगे। उसके 2 रीजन है। आपको लगता है कि अगर 4-5 महीने में परीक्षा कराना होता तो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होती? नहीं, ऐसा तो नहीं होती। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट पे 11 महीना का बहाली होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये अभी अगले साल तक ये प्रक्रिया जाएगी। लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर और एक और बात, फिर से सरकार को सोचना चाहिए, जो गलती टीआरई 1, 2, 3 में हुई थी कि एक ही बार मास रिक्रूटमेंट कर लिया, जिसका चुनौती और आज तक सरकार झेल रही है। मैं कई बार, अभी मैं बिहार से बाहर था तो मुझे लोग ने कहा गए, हमने बोला कि भाई बिहार बहुत सुधर रहा है। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ 12th पढ़ाने वाला मास्टर जो है, टीचर जो है 39 नंबर की उनकी भर्ती हो गई है, क्या बात करते हो यार। तो कुछ कमियां रह जाती हैं। तरीके से होना चाहिए कि एक में कमी आए तो अगले में सुधार सके, और चरणबद्ध मौका मिले और छात्रों को भी अपने टैलेंट का मौका मिल सके। और मुझे लगता है कि अगर इसको प्रक्रिया चरण वाइज किया जाए तो ज्यादा ये लाभकारी होगा, छात्रों के लिए भी लाभकारी होगा, और हमारे लगता है हमारी सरकार के जो इकोसिस्टम है, विश्वविद्यालय पर इकोसिस्टम है, उसके लिए भी लाभकारी होगा। तो और साथ ही साथ वो जो मैंने मुद्दे उठाए कि 85% विद्यार्थियों का अटेंडेंस और हर क्लासरूम में एक कैमरा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका लाइव क्लास के रूप में रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा लिया जाए, ताकि शिक्षक भी तन मन धन से जो पढ़ा रहे हैं वो कम से कम बदनाम ना हो। बच्चे कह देते हैं टीचर नहीं आते, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो रोज विद्यालय जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, बच्चे नहीं मिल पाते हैं। इनरोलमेंट है 1000 विद्यार्थी का, क्लास करने आता है 50 विद्यार्थी, तो कैसे बिहार बदलेगा? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग का भी गठन हो चुका है बिहार में, और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बिहार में बंद पड़ चुके, खंडहर बन चुके विश्वविद्यालयों को पटरी पर लाने का है। तो इसमें अटेंडेंस और शिक्षकों का भी अटेंडेंस जरूरी है, और जरूरी है कि एक संजीवनी दिया जाए बिहार के विश्वविद्यालयों को, ताकि वो फिर से रन कर सके, और बिहार के ही जो शोषित, वंचित, गरीब, निर्धन वर्ग से आने वाले बच्चे हैं उनको अच्छा उच्च शिक्षा मिल सके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।